जय सिया राम साथियों, हनुमान जी आईएएस क्लासेज में आपका स्वागत है। तो चलिए साथियों, आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज पढ़ना शुरू करते हैं हम लोग ब्रह्मांड उत्पत्ति को। एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में जानने की जिज्ञासा सभी की होती है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। यह सारा ब्रह्मांड जो दिखाई दे रहा है, जहां हम लोग हैं, यह आखिर आया कैसे, इसी चीज को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और यह कक्षा आज तो पहली कक्षा होगी। इसके बाद हम लोग निरंतर आज से शुरू करके पार्ट 1, 2, 3, 4 करके सौर मंडल तक पहुंचेंगे और सारे ग्रहों उपग्रहों को भी पढ़ेंगे इसी क्रम में। तो साथियों, आज तो हम लोग ब्रह्मांड उत्पत्ति को पढ़ेंगे कि आखिर ब्रह्मांड इतना बड़ा बना कैसे। तो माना जाता है साथियों कि आज से 15 अरब वर्ष पहले यह ब्रह्मांड लगभग बना था। ब्रह्मांड उत्पत्ति को बताने से पहले मैं कुछ बेसिक चीजों को बताना चाहूंगा, उसके बाद हम लोग क्लास को चालू करेंगे। ठीक, तो इस गधे को रख दिया जाए, इस गधे को रख दे रहा हूं, उसके बाद मैं क्लास को चालू कर रहा हूं। ठीक, तो साथियों, आप लोगों को पता होगा कि यह सारा संसार किससे बना है, इस बात को लेकर वैज्ञानिकों में हमेशा से जिज्ञासा रही थी। लेकिन 18वीं और 19वीं शताब्दी के लंबसम इस ब्रह्मांड के बनने का जो मूल तत्व था, उसके बारे में तमाम जानकारियां आने लगी। फिर भी अभी कुछ शंकाएं बची हुई हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे ये घर बना हुआ है, चाहे घर हो, चाहे यह पृथ्वी हो, चाहे उपग्रह हो, चाहे ग्रह हो, चाहे लकड़ी हो, चाहे पत्थर हो, चाहे कुछ भी हो साथियों, यह आखिरकार बना किससे है, उसकी इन सब सारी चीजों की लास्ट यूनिट क्या है। ठीक, जैसे मान लीजिए मैं उदाहरण ले लूं घर को, तो घर किससे बना है? घर को तोड़ेंगे जब आप, तो ईंटा मिलेगा, ईंटों से घर बना होगा। उस ईंट को जब आप तोड़ेंगे तो बिल्कुल छोटे छोटे बारीक स्तर पे जाएंगे तो कण मिलेगा आपको। और कणों को भी वैज्ञानिकों ने तोड़ा साथियों, तो कण भी टूट गए और अणुओं में विभाजित हो गए। और जो अणु हैं, अणुओं को भी जब तोड़ा गया तो परमाणुओं में विभाजित हो गए। नाम है सारे, जिस प्रकार कण, उसी प्रकार कणों के अंदर अणु, अणुओं के अंदर कई सारे परमाणु, और परमाणुओं के अंदर भी न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन से मिलकर परमाणु बनता है। और अब तो स्ट्रिंग थ्योरी ने बता दिया कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन के अंदर भी क्वार्क होते हैं तरंग रूप में। मतलब कहने का यह है साथियों कि यदि हमारे आंखों की क्षमता इतनी हो जाए कि इस ईंट को मैं इतना, मेरे आंखी की क्षमता हो जाए कि मैं इस ईंट को एकदम बारीक लेवल पे देख सकूं, तो हम लोगों को, आप लोगों को तरंग रूप में सारी चीजें दिखाई देंगी। मतलब जो आप ठोस रूप में देख रहे हैं, ये लास्ट यूनिट, ये जो एकदम बारीक रूप में जब इसको देखेंगे आप, तब तरंग रूप में दिखाई देगा। ठोस तो कोई भी चीज तब बनती है जब अणु करीब करीब सट के बैठ जाते हैं। जब अणु करीब करीब हो जाते हैं तो वह चीज ठोस हो जाती है। जब अणु थोड़े दूर हो जाते हैं ठोस की अपेक्षा, तो वह चीज द्रव हो जाती है, लिक्विड हो जाती है। और जब वही अणु द्रव की अपेक्षा भी और दूर हो जाते हैं तो वह चीज गैस मानी जाती है। ठीक, और वही गैस के अणु जब इतने अधिक टेम्परेचर पे हो जाए, इतना अधिक तापमान दे दिया जाए, कुछ ज्यादा ही तापमान दिया जाए, तो प्लाज्मा अवस्था में बदल जाते हैं। और पदार्थ की 5वीं अवस्था बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट को माना जाता है। ये पदार्थ की 5 अवस्थाएं हैं। ये सब सारी चीजें बनी कैसे, सबसे पहले ये सब सारी चीजें बनी कैसे, उन्हीं को हम लोग देखेंगे। ठीक, तो सारी कहानी केमिस्ट्री की भले है, लेकिन सारी चीजें ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जुड़ी हुई है। ठीक,
तो आ जाइए क्लास को शुरू किया जाए। ब्रह्मांड उत्पत्ति और उसका स्वरूप ब्रह्मांड उत्पत्ति और ब्रह्मांड का स्वरूप आखिर है कैसा, इसी को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, तो साथियों इस ब्रह्मांड उत्पत्ति के बारे में कुल 4 सिद्धांत हम लोगों को पढ़ने हैं और यही 4 सिद्धांतों से बड़े बड़े एग्जामों में या छोटे एग्जामों में क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक, पहली जो थ्योरी है कि वैज्ञानिकों ने मतलब बताया हुआ है कि भाई ब्रह्मांड ऐसे बना था, तो पहला जो सिद्धांत है वह सिद्धांत है साथियों बिग बैंग। क्या नाम है इसका? बिग बैंग सिद्धांत। यह सिद्धांत क्या बताता है भाई? तो यह सिद्धांत बेल्जियम के एक वैज्ञानिक थे जॉर्ज लेमेंतेयर नाम के वैज्ञानिक थे। इन्होंने बताया कि आज से 15 अरब वर्ष पहले पूरा ब्रह्मांड, जितने भी ब्रह्मांड में मैटर दिखाई दे रहे हैं, जितने भी ब्रह्मांड में पदार्थ दिखाई दे रहे हैं और जो ऊर्जा दिखाई दे रही, सब एक जगह एक मटर के दाने के आकार में सिमटा हुआ था अनंत घनत्व पे। अब क्लियर सी बात है कि जब इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इतने बड़े बड़े ग्रह, इतने तारे, इतनी सारी चीजें, इतनी ऊर्जा, सब जब एक जगह मटर के दाने पे जब सिमट गया है तो हम अनंत घनत्व पे तो होगा ही। करीब इतना सारा चीजें एक जगह जाके बैठ गई, ससक के बैठ गई हैं, ससकी हुई हैं। इतना घनत्व अधिक है कि घनत्व के संकेंद्रण के कारण ही साथियों विस्फोट हो गया। ब्रह्मांड 15 अरब वर्ष पहले विस्फोट हो गया साथियों, और यह विस्फोट अत्यल्प समय में ही एक वॉलीबॉल के आकार का रूप पकड़ लिया और लगभग 1 सेकेंड का एक बहुत छोटा सा हिस्सा, जिसको 10 पे घाते -33 से लेकर 10 पे घाते -43 ये सेकेंड का बहुत छोटा हिस्सा है। और बहवा खरबहवा हिस्सा, इसको मान लीजिए आप, इतना छोटा हिस्सा, इतनी कम समय में ब्रह्मांड 10 अरब मील ब्रह्मांड का अर्ध व्यास हो गया। 10 अरब मील ब्रह्मांड का अर्ध व्यास हो गया सिर्फ इतने कम समय में। माना जाता है कि जितना ब्रह्मांड 1 सेकेंडों में विस्तार कर लिया था, उतना आज तक नहीं विस्तार कर पाया है। 1 सेकेंड बाद साथियों ब्रह्मांड में मूल कण और प्रतिकण अस्तित्व में आ गए। मूल कण प्रतिकण अस्तित्व में आ गए, जिनसे पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। मूल कण प्रतिकण कौन है? तो वही न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ग्रेविटॉन, पॉजिट्रॉन, सारे मोसॉन, ये सब सारे मूल कण प्रतिकण अस्तित्व में आ गए और इन्हीं से सारा संसार बना हुआ है। 1 मिनट बाद साथियों ब्रह्मांड उत्पत्ति के लगभग 1 मिनट बाद परमाणु अस्तित्व में आ गया। मतलब न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन जुड़कर परमाणु बन गए। और लगभग साथियों 3,80,000 वर्षों बाद, ये लगभग में सारी चीजें चलेंगी, 3,80,000 वर्षों बाद साथियों जब हीलियम और हाइड्रोजन के नाभिक आपस में सटे, तब जाके प्रकाश दिखाई दिया ब्रह्मांड में। मतलब लगभग 3 लाख वर्षों तक, 3,80,000 वर्षों तक ब्रह्मांड में अंधेरा था। और इसके लगभग 9 अरब वर्ष बाद
हमारा सौर मंडल बना। इस 15 अरब वर्ष को किसने बताया भाई? 15 अरब वर्षों को बताया है, अरब वर्षों को बताया जॉर्ज लेमेंतियर साहब ने कि 15 अरब वर्ष पहले यह घटना हुई थी, ब्रह्मांड बना था, जैसा कि मैंने बताया। लेकिन एक उपग्रह है साथियों डब्ल्यू मैप, जिसे हिंदी में इसका फुल फॉर्म होता है विल्किंसन माइक्रोवेव एनोस्ट्रॉपी प्रोब। इसने बताया, ये नासा के द्वारा छोड़ा गया उपग्रह है, इसने बताया कि नहीं भैया, ब्रह्मांड की उत्पत्ति तो 15 अरब वर्ष पहले हुई थी, जैसा कि लेमेंतियर साहब बता रहे हैं, लेकिन जो सन को लेकर है यह 15 अरब वर्ष पहले नहीं बल्कि 13 अरब 70 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। 13 अरब 70 करोड़ वर्ष पहले यह घटना हुई तो थी, लेकिन 13 अरब 70 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। मतलब 1 अरब 30 करोड़ के लगभग समय कम बताया। किसने कम बताया? डब्ल्यू मैप ने। ठीक, इस समय को, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय के बारे में साथियों एक किताब है, ये ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, स्टीफन हॉकिंस ने लिखा है। इस किताब में इस पूरे समय को विस्तार पूर्वक बताया गया स्टीफन हॉकिंस के द्वारा कि किस प्रकार ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ और किस प्रकार धीरे धीरे कहानी ब्रह्मांड की आगे बढ़ी। इन्हीं की एक किताब है ग्राड डिजाइन स्टीफन हॉकिंस की। उस किताब में इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई कैसे थी। ठीक, कुछ विद्वानों ने साथियों आज की आधुनिक खोजों के आधार पर डार्क मैटर और डार्क एनर्जी नाम के तत्वों को खोजा है। कुल पूरे ब्रह्मांड में 3 प्रकार के मैटर पाए जाते हैं। कौन कौन 3 प्रकार के मैटर? इनको यहां छोड़ दीजिए। पहला क्या है? पहला है साथियों डार्क मैटर, डार्क मैटर। दूसरा क्या है? डार्क एनर्जी, डार्क एनर्जी। तीसरा है नॉर्मल मैटर, नॉर्मल मैटर, नॉर्मल मैटर। पूरे ब्रह्मांड में साथियों जितनी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, चाहे तारे हों, चाहे सूर्य हो, सूर्य तारा ये, चाहे तारे हो, चाहे ग्रह हो, चाहे उपग्रह हो, चाहे क्षुद्र ग्रह हो, चाहे एस्टेरॉयड बेल्ट हो, चाहे क्यूपर बेल्ट हो, चाहे जो भी आपको दिखाई दे रहा है, इसे दृश्यमान ब्रह्मांड कहा जाता है। मतलब जो दिखाई दे रहा है, यह दिखाई देने वाली सारी चीजें सिर्फ 4 से 5% मानी जाती हैं। बाकी 95 से 96% लगभग साथियों अदृश्यमान अदृश्यमान ब्रह्मांड माना जाता है। अदृश्यमान ब्रह्मांड का मतलब है जो दिखाई ही नहीं हम लोगों को देता। ऐसा माना जाता है साथियों कि जब ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ, जब ब्रह्मांडी विस्फोट हुआ ये 15 अरब वर्ष पहले, तो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, यहां एक खेला है। डार्क मैटर जो है साथियों, यह चीजों को अपनी ओर आकर्षित करती है, खींचती है, गुरुत्वाकर्षण टाइप की चीज है। हर चीज को, हर द्रव्यमान को अपनी ओर खींचती है। और डार्क एनर्जी जो है यह हर चीज को दूर ढकेलती है। तो जब ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ, जब ब्रह्मांड बना, तो डार्क मैटर जो है साथियों, इसका प्रतिशत जो था वह अधिक था। डार्क मैटर उस समय कितना था? उस समय लगभग इसका प्रतिशत 63% था डार्क मैटर। तभी तो सारी चीजें करीब करीब थी। और उस समय साथियों डार्क मैटर के साथ साथ फोटॉन्स था, फोटॉन्स भी था। फोटॉन्स जो था, फोटॉन्स साथियों लगभग 15% था। और आटम ये 12% था। उस समय जब ब्रह्मांड बना तो डार्क मैटर अधिक था। जब डार्क मैटर अधिक था तो सारी चीजों को अपनी ओर खींच कर बैठा हुआ था। जैसे ही विस्फोट हुआ साथियों, डार्क एनर्जी जो कि चीजों को प्रतिकर्षित करती है, चीजों को दूर ढकेलती है, डार्क मैटर का उल्टा है बिल्कुल। डार्क मैटर चीजों को आकर्षित कर रही है, डार्क एनर्जी चीजों को दूर दूर ढकेल रही है।
डार्क एनर्जी अस्तित्व में आ जाती है। और आज के समय में माना जाता है साथियों कि डार्क एनर्जी पूरे ब्रह्मांड में लगभग 73% है। 73% डार्क एनर्जी है। और आज के समय में जो डार्क मैटर है वह लगभग 23% है। कहने का मतलब यह है साथियों कि इस डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की लड़ाई में डार्क एनर्जी हावी हो गई, मजबूत पड़ गई और चीजों को दूर ढकेलना शुरू कर दिया डार्क एनर्जी ने। डार्क मैटर कमजोर पड़ गया क्योंकि 23% हो गया। ये आज के समय में कितना है डार्क मैटर? 23% है। ये डार्क मैटर है 23% आज के समय। पहले 63% था। डार्क एनर्जी उस समय नहीं थी, फोटॉन्स और एटम था। तभी तो सारी चीजें एक दूसरे से दूर जा रही है। माना जा रहा है ब्रह्मांड विस्तार हो रहा है। एडविन हब्बल साहब ने बताया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, आकाशगंगाएं दूर जा रही हैं। अमेरिका के वैज्ञानिक थे एडविन हब्बल। तो तारे आपस में क्यों नहीं लड़ते? यही कारण है डार्क एनर्जी का कि हर चीज दूर जा रहा है। ठीक, तो ये पहला सिद्धांत था साथियों, बिग बैंग सिद्धांत, जिसे महाविस्फोट सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक, अब हम लोग दूसरे कॉन्सेप्ट, दूसरे थ्योरी चलते हैं जिसका नाम है साथियों स्पीति सिद्धांत। क्या नाम है इसका? स्पीति सिद्धांत। ये 4 सिद्धांत बड़े महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, इनको आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। क्या नाम है इसका? स्पीति सिद्धांत। स्पीति सिद्धांत ये क्या बताता है भाई? इसके जो प्रवर्तक हैं वह एलन गूथ है। एलन गूथ महोदय ने इस सिद्धांत को दिया, स्पीति सिद्धांत को। यह सिद्धांत बिग बैंग से ही मिलता जुलता है। यह सिद्धांत बताता है कि ब्रह्मांड बहुत कम समय में बहुत तेजी से विस्तार कर गया। वही चीजें बिग बैंग वाली, बहुत कम समय में बहुत अधिक विस्तार कर गया। और गैसों के संकेंद्रण से आकाशगंगाएं बनी। आकाशगंगाओं में ही जब गैसों का संकेंद्रण बढ़ता गया तो तारों का निर्माण हो गया। तारों से टूटकर, तारों के विस्फोट से ग्रह उपग्रह बने। यही चीज बिग बैंग भी बताती है। और यही चीज आगे आने वाले क्लासों में जब हम लोग सौर मंडल को पढ़ेंगे तो वहां मैं बताऊंगा कि किस प्रकार तारों से ग्रहों उपग्रहों का निर्माण हुआ, किस प्रकार पृथ्वी बनी। सबको हम लोग पढ़ेंगे आने वाले क्लासों में। ठीक, तो ये समर्थन कर देता है बिग बैंग का ही। एक तीसरा सिद्धांत है साथियों जिसका नाम है दोलन सिद्धांत। ये एलन गूथ का हो। अब तीसरा है दोलन सिद्धांत। ये क्या करता है? इसके प्रवर्तक साथियों एलन संडेजा और आर्थर एटी गंटन महोदय है। ये 2 लोगों ने मिलकर ये दोलन सिद्धांत को दिया। यह सिद्धांत कहता है साथियों कि ब्रह्मांड जो है वह 41 अरब वर्षों तक विस्तार करता है और 41 अरब वर्षों के बाद ब्रह्मांड संकुचित होने लगता है और 41 वर्षों तक संकुचन की प्रक्रिया चलती है। मतलब क्या है? मतलब यदि हम लोग लगभग 14 अरब का ब्रह्मांड की उम्र को 14 अरब अगर मोटी मोटा मान लेते हैं हम लोग इस समय, तो अब 27 अरब वर्ष तक अभी और ब्रह्मांड विस्तार करेगा। 27 अरब तक और ब्रह्मांड अभी विस्तार करेगा। जब 41 अरब वर्ष होगा तब जाके वहीं से ब्रह्मांड संकुचित होने लगेगा और जहां से यह फैलना शुरू किया था, जहां से विस्फोट हुआ था, वहीं फिर जाके यह 41 अरब वर्षों तक जाते जाते, मतलब जब 82 अरब वर्ष होगा ब्रह्मांड की उम्र, तब 82 अरब वर्ष जाते जाते ब्रह्मांड फिर उसी जगह संकेंद्रित हो जाएगा।
और फिर यहाँ 82 अरब के बाद फिर यह विस्फोट हो जाएगा और फिर यह विस्तार करता चला जाएगा, फिर 41 अरब और विस्तार करेगा और फिर 41 अरब के बाद फिर संकुचित होगा 41 अरब वर्षों तक। ये बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत है, दोलन सिद्धांत कहता है। चौथा सिद्धांत है साथियों इस कड़ी में, जिसका नाम है दोलन सिद्धांत, जिसका नाम है सतत सृष्टि का सिद्धांत। क्या नाम है इसका? सतत सृष्टि का सिद्धांत। सतत सृष्टि का सिद्धांत, इसे साम्य अवस्था का भी सिद्धांत कहा जाता है। साम्य अवस्था का भी सिद्धांत कहा जाता है। इसको किसने दिया भाई? इसको वैज्ञानिक थे हर्मन बाडी और थॉमस गोल्ड। इन दो व्यक्तियों ने मिलकर सतत सृष्टि सिद्धांत को दिया, साम्य अवस्था को सिद्धांत को दिया। इन्होंने बताया कि भैया अचानक कुछ भी नहीं हुआ था, ब्रह्मांड निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब ये है कि न ब्रह्मांड का कभी जन्म हुआ था और न ही ब्रह्मांड का कभी अंत होगा। यह विकासवादी प्रक्रिया के तहत मतलब हमेशा से था और हमेशा रहेगा। यह सिद्धांत मुझे व्यक्तिगत रूप से बड़ा ही प्रभावित करता है। इस सिद्धांत से मैं बड़ा प्रभावित होता हूं कि कहीं ना कहीं भले हम लोग बिग बैंग चिल्ला रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि ब्रह्मांड हमेशा से ही ऐसा था, क्योंकि ब्रह्मांड के रहस्य को नहीं समझा जा सकता। भौतिकी के सारे नियम ग्रहों उपग्रहों पे कुछ छोटे क्षेत्रों पे लागू होते हैं। छोटे क्षेत्रों का मतलब है कि यार हम लोग कितनी दूर तक देख चुके हैं, हम लोग तो आकाश गंगा तक बहुत हो गया, यूनिवर्स तक कल्पना कर चुके हैं। पता चली यूनिवर्स के बाहर निकले तो पता नहीं क्या है, फिर उसके बाद पता नहीं क्या है, पता नहीं कितना ब्रह्मांड है। हम लोग तो एक ही कुएं के मेढक की तरह सोच रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि यही सिद्धांत सही है कि ब्रह्मांड हमेशा से ऐसा ही रहा है, क्योंकि भौतिकी के नियम सिर्फ हमारे आपके न्यूटन के नियम लागू होते हैं हमारे आपके ऊपर, और कुछ क्षेत्र का मतलब ब्रह्मांड में कुछ प्रकाश वर्ष तक लागू होते हैं, लेकिन उसके ऊपर उसके दायरे के बाहर जाएंगे तो पता चली कुछ और ही चल रहा है। ब्रह्मांड में सारे नियम नहीं लागू होते हैं भौतिकी के, तो ब्रह्मांड अपना नियम खुद ही तय करता है। तो कहीं ना कहीं यह सिद्धांत मुझे बड़ा प्रभावित करता है। ठीक, तो उम्मीद करता हूं साथियों आज की क्लास अच्छी लगी होगी। यदि अच्छा लगा हो तो हनुमान जी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करते चलिए। आने वाले समय में अब अगली क्लास हमारी गैलेक्सी पे होगी, गैलेक्सी को देखेंगे हम लोग। उसके बाद सौरमंडल पे पहुंचेंगे। 3-4 क्लासों में पूरे सौरमंडल को हम लोग फिनिश कर लेंगे। ठीक, तो जय सिया राम, बाय बाय।